सोचिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो लगभग 40 सालों से बस कागजों पर ही था, वो अचानक से फिर सुर्खियों में आ गया है। जी हाँ, ये कहानी है तुलबुल प्रोजेक्ट की। और ये समझना बहुत जरूरी है कि आज इतने सालों बाद ये हमारे लिए क्यों मायने रखता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ऐसी क्या वजह है कि एक देश 40 साल से रुके हुए एक विवादित प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने की सोचेगा? इस सवाल का जवाब ही इस पूरी कहानी की जड़ है। चलिए इस पूरी कहानी को बिल्कुल शुरू से समझते हैं। इस प्रोजेक्ट का ऑफिशियल नाम है तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट। इसे वुलर बैराज के नाम से भी जाना जाता है। अब ये बन कहाँ रहा है? ये झेलम नदी पर ठीक उस जगह बनाने का प्लान है जहां से वुलर झील शुरू होती है। वही वुलर झील जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है। तो सवाल उठता है कि आखिर इतने बड़े, इतने जटिल प्रोजेक्ट की जरूरत ही क्यों पड़ी? जवाब छिपा है झेलम नदी के अपने बर्ताव में। सीधी सी बात यह है कि झेलम नदी में पानी का बहाव पूरे साल एक जैसा नहीं रहता। मतलब साल के करीब 5 महीने ऐसे होते हैं जब नदी में पानी इतना कम हो जाता है कि नाव चलाना या माल ढोना, जिसे नेविगेशन कहते हैं, वो लगभग नामुमकिन हो जाता है। और ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है, ये हर साल की कहानी है। खासकर अक्टूबर से फरवरी के बीच नदी का पानी बहुत कम हो जाता है। इससे होता यह है कि बारामूला से सोपोर के बीच का जो जरूरी जलमार्ग है वो एक तरह से ठप पड़ जाता है। तो पानी के इस उतार चढ़ाव वाली कुदरती समस्या से निपटने के लिए भारत एक जबरदस्त इंजीनियरिंग सॉल्यूशन के साथ सामने आया। इस सॉल्यूशन का दिल है एक बैराज। अब बैराज क्या होता है? इसे एक खास तरह का गेट वाला बांध समझिए, जिसका काम नदी के पानी के बहाव को कंट्रोल करना है ताकि पानी का लेवल जरूरत के हिसाब से बनाए रखा जा सके। ये सिस्टम पता है बिल्कुल एक वाटर एलिवेटर या पानी की लिफ्ट की तरह काम करता है। मान लीजिए कोई नाव कम पानी वाली जगह से आती है तो उसे पहले एक चेंबर में लाया जाता है, फिर गेट बंद करके उस चेंबर में पानी भरते हैं, जिससे नाव पानी के साथ साथ ऊपर उठ जाती है। और जैसे ही पानी का लेवल दूसरी तरफ के बराबर होता है, सामने वाला गेट खुल जाता है और नाव आराम से आगे निकल जाती है। और इस प्रोजेक्ट के साइज का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये जो बैराज बनाने का प्लान है उसकी लंबाई 135 मीटर होगी। मतलब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग का काम है। लेकिन यहीं से कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। जो एक सीधा साधा इंजीनियरिंग सॉल्यूशन लग रहा था, वो देखते ही देखते एक बड़े और पेचीदा भू राजनीतिक विवाद में बदल गया। पाकिस्तान ने इस पर तुरंत ऐतराज जताया। उसका सबसे बड़ा डर ये था कि भारत इस बैराज को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। मतलब अपनी मर्जी से पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी को रोककर सूखा ला सकता है या फिर अचानक ढेर सारा पानी छोड़कर बाढ़ ला सकता है। तो इस पूरे विवाद की जड़ यही है। एक तरफ भारत का कहना है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ नेविगेशन के लिए है, मतलब इसमें पानी को रोका या इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को डर है कि ये एक स्टोरेज डैम है जो उसे पानी के लिए भारत पर निर्भर बना देगा और एक पुरानी संधि का उल्लंघन भी करेगा। और जब संधि की बात आई है तो इस पूरे मसले को समझने के लिए हमें एक बहुत ही जरूरी दस्तावेज को देखना होगा, जिसका नाम है सिंधु जल संधि। ये एक ऐतिहासिक समझौता है जो 1960 में वर्ल्ड बैंक की मदद से हुआ था। इसके तहत सिंधु नदी सिस्टम की 6 नदियों को बांटा गया। पश्चिम की 3 नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब का कंट्रोल पाकिस्तान को मिला और पूरब की 3 नदियां रावी, ब्यास और सतलुज का कंट्रोल भारत को। लेकिन इस संधि में एक बहुत ही जरूरी बात लिखी है, वो ये कि भारत को पश्चिमी नदियों यानी पाकिस्तान के हिस्से वाली नदियों के पानी का गैर उपभोग उपयोग करने की इजाजत है। और इस गैर उपयोग में नेविगेशन भी शामिल है। भारत का पूरा कानूनी तर्क इसी एक क्लॉज पर टिका हुआ है। तो देखिए ये कहानी कैसे आगे बढ़ी। 1984 में भारत ने काम शुरू किया, लेकिन सिर्फ 3 साल बाद 1987 में पाकिस्तान के विरोध के चलते काम रोकना पड़ा। और तब से सोचिए, तब से लेकर आज तक ये प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में ही था। तो अब 40 साल बाद हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। अगर ये प्रोजेक्ट फिर से शुरू होता है तो इसके असली मायने क्या होंगे? देखिए, दांव पर बहुत कुछ है। सीधा सीधा आर्थिक फायदा तो है ही कि 20 किलोमीटर का जलमार्ग पूरे साल खुला रहेगा। वहां रहने वाले लोगों की जिंदगी पर भी इसका असर पड़ेगा। मछली पालन और टूरिज्म जैसी चीजों को बढ़ावा मिल सकता है। और तो और इससे भारत और पाकिस्तान दोनों के कुछ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को भी फायदा पहुंच सकता है। लेकिन इन सब फायदों से भी बड़ा सवाल है भू राजनीति का।
और यहीं पर ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। आज की दुनिया में जहां पानी की कमी लगातार बढ़ रही है, क्या साझा नदियां पड़ोसियों के बीच सहयोग का जरिया बनेंगी या फिर ये संघर्ष का एक नया मैदान बन जाएंगी? ये सिर्फ एक बराज की कहानी नहीं है, ये भविष्य के सहयोग और संघर्ष की कहानी है, और इसका जवाब शायद हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।